आदरणीय सुरेश भारद्वाज जी और पार्टी के प्रदेश के कोषाध्यक्ष कमलजीत जी और पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय संजीव कटवाल जी और मीडिया की सहप्रभारी रमा ठाकुर जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि आज का विषय हम सभी के समक्ष है। मीडिया के सभी साथियों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे आग्रह पर दिया। हिमाचल प्रदेश में निरंतर क्राइम की घटनाओं ने प्रदेश को दहला दिया है। पिछले कल बीबीएन क्षेत्र में, बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ क्षेत्र में जिस तरह शूटिंग की घटना हुई, उसने एक के बाद एक लगातार हो रही शूटिंग की घटनाओं को एक नया दृष्टिकोण, नया मोड़ दिया है। किसी को भय नहीं है, सरकार का भय नहीं है। भय है तो एक सामान्य व्यक्ति को भय है, कर्मचारी को भय है, दुकानदार को भय है, परंतु जो गुंडा एलिमेंट है वो भय मुक्त है। लगभग 1000 से ज़्यादा लोग जहां मैच देख रहे थे, जहां पर और पूरा गांव एक जगह इकट्ठा था और वहां पर ये गोलियां चलने की घटना होती है। वो गोली किसी को भी लग सकती है। इसी प्रकार बिलासपुर की घटना, न्यायालय के परिसर के बाहर, डीसी एसपी ऑफिस के बाहर, और शार्प शूटर आते हैं, फायरिंग करते हैं और बिलासपुर के नौजवान दौड़ करके उनको पकड़ते हैं। काश उन्होंने नहीं पकड़ा होता तो वस्तुस्थिति सामने नहीं आती कि इस शूटिंग के पीछे कौन एलिमेंट्स हैं। आज मैं आपके माध्यम से ये बात प्रदेश की जनता के ध्यान में ला रहा हूं कि एक महीने में 5 से ज्यादा शूटिंग की घटनाएं हिमाचल प्रदेश में हो गई। इसका मतलब है हिमाचल में हथियारबंद लोग घूम रहे हैं। कोई भी हथियार लेकर के चल रहा है। उसकी निगरानी क्या है, उसकी चौकसी क्या है। बिलासपुर की घटना में जहां कांग्रेस के बड़े नेता, पूर्व में विधायक रहे, और बंबर ठाकुर जी का बेटा, उसकी गिरफ्तारी हुई है, वहां पर इस घटना से कुछ दिन पहले श्री त्रिलोक जम्वाल जो एमएलए हैं, वो एसपी को बोलते हैं, डीसी को बोलते हैं, बार बार आगाह करते हैं कि ऐसी चर्चा है बिलासपुर में हथियारबंद लोग घूम रहे हैं। कोई कार्रवाई नहीं। और जब ये हो गई घटना, उसके बाद आप दौड़े हुए हैं, उसका क्या पर्पस है। इसी तरह पिछले कल की घटना भी अलार्मिंग है। मैं तथ्य सामने ला रहा हूं कि माननीय विधायक दून, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ने स्टेटमेंट दी कि मैंने एसपी को अनेक बार कहा कि यहां इल्लीगल आर्म्स हैं, परंतु कार्रवाई नहीं हुई। अर्थात यह चिंता का विषय है
कि एक विधायक भारतीय जनता पार्टी का बोलता है, समझ में आता है, एक विधायक कांग्रेस पार्टी का बोलता है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है। इसका मतलब है इसमें पूरी तरह से सरकार दोषी है। क्यों सरकार इस प्रकार के एलिमेंट को और संरक्षण दे रही? जो कल की घटना है उसके पीछे जो ये शूटर है और जिनको शूट किया है, ये कबाड़ माफिया के साथ जुड़े हुए लोग, खनन माफिया के साथ जुड़े हुए लोग। अब जो बिलासपुर की घटना है वो चिट्टा माफिया के साथ जुड़े हुए लोग हैं। अर्थात हिमाचल प्रदेश और चिट्टा माफिया की गिरफ्त में है या अन्य माफिया की गिरफ्त में है, और सरकार का संरक्षण उसके पीछे दिखाई दे रहा है। एक नहीं, अनेक घटनाएं। अगर जून के हम मर्डर निकालें तो और आंखें खुल जाती हैं। क्या अकेले जून में इतने सारे मर्डर हो सकते हैं? 30 जून को मैंने बताया कड़ूवाना में फायरिंग होती है। 17 जून को बरोटीवाला में युवक की हत्या होती है। 24 जून को सोलन में टैक्सी वाले का मर्डर होता है। 28 जून को और सोलन में महिला का शव मिलता है। 25 जून को और सैलानियों के ऊपर फायरिंग होती है। 25 जून को चंबा के चुवाड़ी में और कांगड़ा के युवक की हत्या होती है। 20 जून को मैंने बताया बिलासपुर के कोर्ट परिसर के बाहर फायरिंग होती है। 20 जून को कीरतपुर नेर चौक 4 लेन के समीप एक हत्या होती है। और इसी तरह 16 जून को अमेरिकी नागरिक का शव मिलता है। 15 जून को युवक और युवती की सड़ी हुई डेड बॉडीज मिलती हैं। 12 जून को और इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर की हत्या होती है। और 9 जून को एक पति पत्नी को केवल पैसे के लालच में मार दिया जाता है। 8 जून को ठियोग में गोलाबारी होती है, गोलियां चलती हैं। ये यही नहीं रुकता है। खनन माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं। खनन का अधिकारी, पुलिस का अधिकारी, दोनों को खनन माफिया बदीबरोटीवाला नालागढ़ एरिया में बंधक बना देता है। और पंजाब पुलिस की इंटरवेंशन के बाद वो वहां से छूट करके आते। ये चिट्टा माफिया किस स्थिति के अंदर हमारे प्रदेश को लेकर के जा रहा है, और पिछले 1.5 साल के अंदर सरकार न केवल हाथ पर हाथ रख करके बैठी है, वहां पर जहां पर यह सारा प्रशासन और सरकार के करिंदे उनकी नाक के सामने सब कुछ हो रहा है, उनको वहां किस लिए रखा गया है, यह प्रश्न पैदा होता है। और बार बार जब वहां के और नेता लोग बोलते हैं, उसके बावजूद स्थिति बड़ी भयावह और बड़ी विपरीत होती है। बीबीएन में 2 भाइयों को बंदूक की नोक पे उठाया जाता है। 2 किलोमीटर दूर जाके दोनों का मर्डर कर। हम नालागढ़ क्षेत्र को चिट्टा माफिया का और अड्डा बनाने की तैयारी कर रहे हैं क्या? यह हम पूछना चाहते हैं। किसके हवाले छोड़ा है नालागढ़ को? वहां पर और 1.5 साल के अंदर जितनी घटनाएं हुई हैं वो बहुत चिंतनीय।
इसलिए हमारा सीधा सीधा सरकार के ऊपर आरोप है कि सरकार और सरकारी तंत्र हिमाचल प्रदेश के जनमानस के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और हिमाचल प्रदेश जो शांति प्रिय प्रदेश था, वहां चंबा की और नृशंस हत्या से लेकर ये सब गोलीबारी की घटनाएं इस बात का सबूत है कि सरकार कानून व्यवस्था की धज्जियां खुद उड़ा रही। साथियों, पूरा प्रशासन और पूरी सरकार, अब मैं कहूंगा ड्रग इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर, ये सब लोग देहरा विधानसभा क्षेत्र में दहशत बनाने में जुटे हुए, दहशत बनाने में जुटे। जो मित्रों का टोला, लाभार्थी टोला, जो अनेक अनेक प्रकार के रैंक जिनको मिले हैं, वो सब आजकल देहरा में बैठकर पंचायत प्रधान, उसका पति मास्टर है सिरमौर, बीडीसी मेंबर का पति सर्विस में है किन्नौर, जो डर गया सो मर गया, उनका काम चल गया। पूरा प्रशासन केवल एक काम पर लगा है, येन केन प्रकारेण धक्काशाही के साथ और देहरा को हाईजैक करने की तैयारी। नॉट ओनली देहरा, हमीरपुर में समोसे वाले का चालान, चाट पापड़ी वाले का सैंपल, दूध वाले का सैंपल, इतने छोटे छोटे लोगों को और तंग करने का काम। और हमारे विधायक के कैंडिडेट को तो इन्होंने पूरी तरह से ब्रिगेड उसके पीछे लगाई, पता रहे कि बंदा किसके घर जा रहा है, जिसके यहां जा रहा है उसके पीछे बंदा भेज दिया जाए। ये स्थितियां तीनों चुनाव को और धन बल के आधार पर हाईजैक करने का और सरकार का, मुख्यमंत्री जी का जो योजनाबद्ध षड्यंत्र है, ये कामयाब होने वाला नहीं है। देहरा की जनता जान चुकी है कि जिन्होंने नादौन में कुछ नहीं किया वो देहरा में क्यों करेंगे। पर है कमाल, आसमान के तारे तोड़कर देहरा की सड़कों पर बिछा देंगे, ये आजकल वहां पर डायलॉग। और देहरा की गलियों को संगे मरमर का बना देंगे, ये वहां की भाषा है। और 10 तारीख के बाद ये जो लाभार्थी टोला है, ये वहां कोई नजर नहीं आएगा। मुझे इतनी बात आपके माध्यम से साझा करनी थी। आपका बहुत धन्यवाद। जी, आपने एक बात कही है कि ये जो गोली चलाने वाले लोग हैं, ये खनन माफिया और चारा माफिया से जुड़े हुए लोग हैं। परंतु सरकार की बात करें तो सरकार तो आपके विधायकों का नाम लेकर मंचों से कह रही है कि नालागढ़ के आपके विधायक हैं वो खनन माफिया हैं, हमीरपुर के आपके पूर्व के विधायक हैं आशीष शर्मा वो खनन माफिया हैं। पूर्व में जो 4 प्रत्याशी हार गए हैं उनमें से 2 के ऊपर सरकार यही एलिगेशन लगाती है। सच किसका माना जाए? मुख्यमंत्री जी पूरे पार्लियामेंट के चुनाव में लगातार आरोप लगाते रहे कि हम साक्ष्य रख रहे हैं, परंतु उच्च न्यायालय से उनको नोटिस चला गया मानहानि का। आज तक एक
एक लाइन का जवाब नहीं उनसे बना। अंदाजा लगाइए कौन सच है कौन झूठ है। अगर वो सच होते तो जवाब देते, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक वीडियो आ गया है किस तरह जमीनें बिक रही हैं, किस तरह सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, वो सबके सामने आ गया है। और उसके बाद जब बिल्ली थैले से बाहर आएगी उसके बाद भी सवाल हैं। धनबल के बीजेपी के भी आरोप लग रहे हैं कि 9 विधायकों को पहले धनबल जो है वो पार्टी से जोड़ा गया, कांग्रेस से जोड़ा गया, और बार बार चुनाव थोपे जा रहे हैं विकास कार्य। मुख्यमंत्री जी ने अपनी नालायकी को छिपाने के लिए उन विधायकों को प्रताड़ित किया, उनके परिवारों को प्रताड़ित किया, उनके घर तोड़े, और जो कुछ ज्यादती नहीं कर सकते हैं। अभी तो पिछले कल पूर्व विधायक अपने ऊना से चैतन्य, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया। कौन सी कसर छोड़ रहे हैं? उसके बावजूद वो लोग डटे हैं, इसका मतलब सत्य है उनके साथ। और 1.5 साल के अंदर इन्होंने जनमानस का शोषण किया है मुख्यमंत्री जी ने और इनकी सरकार ने। वो झूठ बोल बोल करके शोषण किया है। बिंदल जी, हाल ही में हुए चुनावों में जब भाजपा 4 सीट हार गई थी तो हाल के चुनावों में कांग्रेस पार्टी 4 की 4 हारी है। सवाल यह है, सत्ता उनकी थी, सत्ता का हर प्रकार का दुरुपयोग उन्होंने किया, और 68 विधानसभा क्षेत्रों में 61 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी हारी, और मुख्यमंत्री जी अपने विधानसभा क्षेत्र में हारे। इनके 12 मंत्री में से 10 मंत्री हारे, सारे चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हारे, जितने इन्होंने सो कॉल्ड कैबिनेट मंत्री बनाए वो सारे हारे। उसके बाद भी ये हार मानने को तैयार नहीं है, तो भाई उसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। उसका इलाज 13 तारीख को हो जाएगा जब तीनों हार जाएंगे। बिंदल जी, सवाल भीतरघात से था कि 4 सीटों पर भीतरघात की एक रीजन माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी डंके के चोट पर इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ती है, लड़ रही है और जीत करके दिखाएगी। सर, कैंडिडेट जीते हैं तो वहाँ के विकास कार्यों में भूल हो गई कि ये गलतियाँ आई होंगी। भारतीय जनता पार्टी और जहां भी जाती है वहां विकास कार्य की चिंता करती है। बीजेपी के साथ विकास का नाम जोड़ा है। 5 साल का इतिहास हमारा साक्षी है, और 1.5 साल का वर्तमान सरकार का इतिहास साक्षी है। मैं मीडिया के सामने चुनौती दे रहा हूं, एक काम गिना दें ये विकास का हिमाचल प्रदेश में 1.5 साल में किया हो तो, और हम आज भी आपको 5 साल के 500 काम गिनाने को तैयार हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी केवल विकास के लिए चुनाव लड़ती है और जीतती है तो विकास कार्य करती है। बिंदल जी, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर विपक्ष में ही बैठना था तो इंडिपेंडेंट होकर रिजाइन देकर बीजेपी से चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है? मुख्यमंत्री जी खुशफहमी में रहें कि सरकार रहेगी। मुख्यमंत्री जी खुशफहमी में रहें कि सरकार रहेगी, पर देहरा वालों को पता है कि कमलेश जी सरकार में रहने वाली नहीं है। अर्थात ये सरकार चंद दिनों की मेहमान है, वक्त बताएगा। आज कमीशन लोटस से लाएगी दोबारा? अभी लोटस की बात नहीं है, अभी कांग्रेस की बात है जाने वाली। देहरा में क्या जो रमेश चंद भाला है और रविंद्र रवि हैं, उनके साथ ना चलने की बात हो रही थी, क्या उनको मना लिया है आपने? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भाजपा के लिए काम कर रहा है। बिंदल जी, नरेश चौहान की आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका ये कहना था कि यही रट लगा रही सरकार, अब गिरी सब गिरी, विकास के नाम पर एक भी चिट्ठी, इन्होंने एक भी चिट्ठी दिखा दें तो विपक्ष ने सीएम को लिखी हो।
किसके लिए? नरेश चौहान विकास के नाम पर एक नरेश चौहान जी क्या है जी? मीडिया सलाहकार है जी और हैं जी? उपाध्यक्ष के कांग्रेस। अच्छा, क्या चिट्ठी देखनी है उन्होंने? सरकार को आपने सुझाव नहीं दिया विकास वो बतौर विपक्ष एक भी चीज विकास के मुद्दे पर नहीं लिखी है। विधानसभा में चर्चाएं उसको निकाल लें, ध्यान आ जाएगा कि बीजेपी का क्या स्टैंड है। आप जो गिरने वाली बात कर रहे हैं, सरकार गिरेगी। सर मैं तो आज लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा हूं, और इस सरकार का रहना हिमाचल के हित में है ही नहीं। इस तरह की गोलीबारियां चलानी है तो इस सरकार के रहने का क्या लाभ? जयराम जी भी कह रहे थे कि 4 जून के बाद सरकार नहीं टिकेगी। कोई बात नहीं, तो टाइम तो चला गया 4 जून। वो तो 43 से 34 भी हुए, और उसके बाद राज्यसभा की सीट भी हारे, उसके बाद चारों पार्लियामेंट हारे, तो ये भी हो जाएगा। अभी तो हम 13 तारीख का इंतजार कर। अभी एक नारा था कि देहरा कोई नहीं तेरा, और एक नारा है कि हमीरपुर हमारा देहरा तुम्हारा। इसके पीछे क्या भाजपा जनता पार्टी की गुटबाजी है जो ये नारा चला? देहरा होशियारा है तेरा, देहरा होशियारा है तेरा। यहां तो मायका भी नहीं है, मायका भी दूसरी जगह है। ये बहुत सारे सवाल आते हैं। वर्मा जी आइए आपको वहां नजारा दिखाते हैं। और हमीरपुर में तो है आशीष को आशीर्वाद, हमीरपुर का बेटा आशीष। ये ना लोकसभा चुनावों में भी ये था कि एक PM और दो CM को, तो क्या ऐसा नारा जो बनवाई ने बोला ऐसा नारा भी है इस बार? हमने तो सुना नहीं जी। पर रिजल्ट तो वैसे ही था ना। मंडी में कहां से रिजल्ट यार? 68 में से 61 हार गई कांग्रेस, उसके बाद हार नहीं मान रहे। भैया एक बात सुनो, कांग्रेस अगर हार ना माने और 43 के 34 हो गए तब नहीं माने, राज्यसभा हार गए तब नहीं माने, 4 लोकसभा हार गए तब नहीं माने, इनकी सीट मंडी की इनके हाथ से छीन ली तब नहीं माने, 2 विधायक बीजेपी के बढ़ गए तब नहीं माने, अब 3 और बढ़ जाएंगे फिर भी ना मानेंगे, तो फिर आगे देखेंगे। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर बहुत आभार।